पार्ट 18 डॉक्टर कार्लोस। जेम्स एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में बैठे बैठे बोर हो गया। फ्लाइट के आने में 2 घंटे की देरी है। ग्लैक्सकिला के R&D डिपार्टमेंट का दौरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का एक समूह आ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ब्राजील के 2 चिकित्सक और इटली के 4 नागरिक आ रहे हैं। उनसे जेम्स का कोई विशेष परिचय नहीं था, परंतु जिन दिनों वह नौकरी की खोज में था, उस दौरान उसने WHO में एक आवेदन भेजा था, परंतु तब तक वहां से कोई जवाब नहीं आया था। पिछले 6 महीनों के दौरान ग्लैक्सकिला से जेम्स ने बहुत कुछ सीखा। इस दौरान उसे कई उच्च शिक्षित अफसरों और चिकित्सकों से सीखने के लिए मिला। वहां उसे कई दिग्गजों से मुलाकात करने का अवसर भी मिला। उनके तौर तरीके जानने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रारंभ में जब किसी अतिथि के साथ भोजन करने के लिए अवसर मिलता था तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती थीं। और कुछ नहीं, बस छुरी कांटे के साथ भोजन करने की बात सुनकर। जेम्स अपनी उस बेवकूफ़ी को याद कर मंद मंद मुस्कुराने लगा जो पहली बार ताज होटल में भोजन करने पर उससे हुई थी। उस दिन अतिथिगण भोजन की मेज के चारों ओर बैठकर भोजन प्रारंभ कर चुके थे। सामने थाली में रखा हुआ फ्राई चिकन उसके मुंह में पानी भर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे छुरी पकड़ना है, कांटे को कहाँ लगाना है, किंतु इस बात को प्रकट न करते हुए उसने कुछ ताकत लगाकर छुरी का प्रयोग करना चाहा। अचानक कांटा फिसलकर उसके हाथ में घुस गया। छुरी से फिसलकर चिकन का टुकड़ा ऊपर की ओर उछला और वापस थाली में आ गिरा। आसपास बैठे मेहमान इस कलाबाजी को देखकर चकरा गए। इस प्रकार वह पहला फ्राई चिकन और 5 स्टार में खाना जेम्स के मन में अपना अमिट छाप छोड़ गया। उस घटना के पश्चात जेम्स ने एक छुरी कांटा खरीदकर घर पर ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। अच्छी तरह उनका उपयोग करना सीख लिया। उस प्रथम भोज में जेम्स का कौशल देखकर उसके मित्र किरण ने उसे मुफ्त में कुछ सलाहें दी। उसके पश्चात एक आध बार छुरी कांटा हाथ में लेते हुए उसके हाथ कांपते जरूर थे, किंतु कुछ दिनों में ही उसने उनका प्रयोग करना सीख लिया था। फ्लाइट के आने की उद्घोषणा से जेम्स की नींद टूट गई। बहुत जल्द मेहमान भी आ पहुंचे। आई एम कार्लोस, उस लंबे चौड़े रुई जैसे बाल वाले व्यक्ति ने हंसते हुए अपना परिचय दिया। उनकी हंसी से पता चल गया कि उनके मुंह में बहुत दांत थे। आमतौर पर किसी के मुंह में तकरीबन 32 दांत होते हैं, किंतु डॉक्टर कार्लोस के मुंह में लगभग 42 दांत होंगे। यदि रमेश अंकल उन्हें देखते तो जल उठते। मन ही मन सोचकर मुस्कुराने लगा। जेम्स बहुत जल्दी डॉक्टर कार्लोस के निकट आ गया। वह बहुत ही मजाकिया और चिकित्सीय विषयों में विद्वान भी थे। वह संयुक्त राष्ट्र के किसी बड़ी परियोजना को संचालित करते हैं। उन्होंने संसार के कई राष्ट्रों में काम किया है। अब 5 वर्षों से ब्राजील में हैं और अगले 3 महीनों के भीतर किसी अन्य देश चले जाएंगे। सभी मेहमानों को होटल में पहुंचा दिया गया था। जल्द ही जेम्स आराधनालय चला गया। कलीसिया की यूथ एसोसिएशन की मीटिंग है। राजू सर एसोसिएशन के संरक्षक और मैथ्यू सचिव है। जेम्स के पहुंचने से पहले ही मीटिंग प्रारंभ हो चुकी थी। मैथ्यू पिछले वर्ष यूथ एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण पढ़ रहा है। तत्पश्चात उसका विश्लेषण भी हुआ। अब अगले वर्ष के लिए एसोसिएशन के नए सचिव का चुनाव करना है।
सबों ने मांग किया कि मैथ्यू को ही उस पद पर पुनः नियुक्त किया जाए, जो पिछले 2 वर्षों से उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, पिछले 2 वर्षों से मैं ही सचिव हूँ। अब पुनः उस पद को लेना ठीक नहीं होगा। हमें नए लोगों को अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए। नौकरी में अधिक व्यस्तता हो जाने के कारण मैं पिछले 3-4 महीनों से कोई विशेष कार्यक्रम भी आयोजित नहीं कर पाया हूँ। इसलिए किसी नए व्यक्ति को सचिव के पद पर चुनना पड़ेगा। मैथ्यू की बातें सुनकर सबने एक दूसरे को देखा। मैथ्यू ने अपनी बात जारी रखा। यदि आप सब सहमत हों तो मैं उस पद के लिए एक नाम सुझाना चाहता हूँ। जेम्स। अरे ऐसा मत कहिए, मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं है। किसी और को, जेम्स ने यह कहकर बचना चाहा। जेम्स, मैथ्यू का कहना ही सही है। अभी हम सब में से जेम्स ही इस पद के लिए सबसे योग्य है। पास्टर की बात पूरी होने के पहले ही सबने ताली बजाकर अपना समर्थन दिया। जेम्स को लगा कि वह ऐसे फंदे में फंस गया जिसमें से निकल पाना असंभव है। कामकाज में जेम्स की सहायता के लिए 5 सदस्यों वाली एक कार्यकारिणी का भी चुनाव किया गया। मैथ्यू, जोश, संतोष, रीमा, मिली, जेम्स ने जिद किया था। मैथ्यू कम से कम एक सदस्य के रूप में ही शामिल रहे, इसलिए मैथ्यू ने हामी भर दी। जब अन्य कलीसियाओं और संगठनों में छोटे से चुनाव में भी बहुत कोलाहल होता है, इस छोटी सी कलीसिया में किसी भी पद की लालसा करना होना जेम्स को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने अगले वर्ष होने वाले कार्यक्रमों पर कुछ चर्चा किया। जेम्स ने अपने मन के विचार सबके सामने रखा। सुसमाचार पर्चों का वितरण, सार्वजनिक सभाएं, अस्पताल भ्रमण, अनाथालय का दौरा। कलीसिया में लगभग सबों ने जेम्स के विचारों पर एकजुटता दिखाई, एक व्यक्ति को छोड़कर। ऐसे कार्यक्रमों की योजना बनाना आसान होता है, किंतु इनसे आवश्यक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। धार्मिक कट्टरपंथियों की ओर से विरोध होगा। वे समस्याएं खड़ी करेंगे। मैं तो बस एक चेतावनी भर दे रहा हूँ। राजू सर ने अपनी असहमति प्रकट किया। किसी ने कुछ नहीं कहा। अंत में इस निर्णय के साथ सभा समाप्त हुई कि अगले महीने प्रथम इतवार को दोपहर के पश्चात यूथ एसोसिएशन की मीटिंग होगी। रमेश अंकल के साथ बाहर निकलते हुए उसने देखा कि राजू सर द्वार पर ही खड़े थे। आपने ऐसा क्यों कहा? कहीं कोई समस्या? जेम्स ने उनकी बात पर स्पष्टीकरण मांगा। जेम्स, आप यहाँ के लिए नए हैं। आप यहाँ की बातें नहीं जानते हैं। सुसमाचार के पत्रों के वितरण या सार्वजनिक सभाओं के संचालन के उपरांत धार्मिक उग्रवादियों द्वारा विरोध और उपद्रव की आशंका रहती है। यदि इन युवाओं में से किसी के साथ कोई अनहोनी हुई तो यूथ एसोसिएशन के संरक्षक होने के नाते मुझे उनके माता पिताओं को जवाब देना पड़ेगा। तो फिर राजू, क्या सुसमाचार प्रचार घर के अंदर बैठकर किया जाने वाला कार्य है? रमेश अंकल ने चुभने वाला प्रश्न पूछा। मैंने अपना विचार रखा है, बस राजू सर ने अपना बचाव किया। जेम्स मन ही मन सोचने लगा, प्रभु ऐसे लोगों को कैसा अपना शिष्य कहेगा जो सुसमाचार प्रचार करने से हिचकते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और सुख सुविधाओं में बाधा आती है। बाइबल के अनेक पवित्र लोगों ने सुसमाचार के मसाल की ज्योति फैलाने के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं की परवाह नहीं किया था, किंतु नई पीढ़ी इन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रही है। अफसोस। पाठ 19, यूथ एसोसिएशन। डॉक्टर कार्लोस और साथी वापस जा रहे हैं।
उनके जाने से एक रात पहले विदाई समारोह आयोजित किया गया। होटल के निकट स्थित घास के मैदान पर पार्टी आयोजित किया गया है। जेम्स, एक घूंट शराब लेने से कुछ नहीं होगा। जेम्स की ओर एक पैक विस्की बढ़ाते हुए डॉक्टर कार्लोस ने जिद किया। थैंक्स डॉक्टर कार्लोस, मैं शराब नहीं लेता हूँ। जेम्स ने उन्हें टालना चाहा। कम ऑन बॉय, कार्लोस ने पुनः जिद किया। डॉक्टर कार्लोस, आप बेकार में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। पिछले 6-7 महीनों से हमारे परिश्रम करने के बावजूद जेम्स टस से मस नहीं हुए हैं। और तो और जेम्स को शराब से भी ज्यादा नशा उनकी प्रार्थनाओं में मिल जाता है। इसलिए अपना समय बेकार मत कीजिए। चक्रवर्ती ने डॉक्टर कार्लोस को उनके प्रयास से विमुख करना चाहा। डॉक्टर कार्लोस से निकट संगति रखने के कारण मन में उनके प्रति आदर भाव महसूस हुआ। जेम्स को पता चला कि ईश्वर पर विश्वास न होने के बावजूद डॉक्टर कार्लोस बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और दयालु और सहानुभूति रखने वालों में से हैं। एयरपोर्ट में विदा लेते हुए डॉक्टर कार्लोस ने जेम्स से हाथ मिलाते हुए कहा, जेम्स, तुम बहुत से भारतीयों से मेरा परिचय हुआ है, किंतु तुम उनमें से भिन्न हो। मैं तुम्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। अतिथियों के वापस जाने के पश्चात जेम्स पहले से अधिक व्यस्त हो गया था। डेलीगेशन, रिपोर्ट, पत्र व्यवहार, अन्य अनेक कार्य एक साथ समाप्त करने थे। इसी कारण कई दिन 10 से 12 घंटे भी काम करना पड़ रहा था। यूथ एसोसिएशन की मीटिंग समय निकट आ गया था। सचिव पद ग्रहण करने के पश्चात यह जेम्स की पहली सभा थी। जेम्स ने लिखित में आगामी वर्ष के कार्यक्रमों की एक विस्तृत योजना तैयार किया। सभा का दिन आ पहुंचा। प्रार्थना और गीत के पश्चात जेम्स कार्यक्रमों की योजना का वर्णन करने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने सबको उन सुसमाचार पर्चों की प्रतियां दिखाई जिन्हें उसने वितरण के लिए चुना था। 2 महीनों में एक बार सरकारी अस्पताल में और 6 महीने में एक बार कुष्ठ रोग अस्पताल में रोगियों से मुलाकात, यथासंभव निर्धनों की आर्थिक सहायता करना जैसी कई योजनाएं जेम्स वर्णन करता जा रहा था। मैं इस अस्पताल भ्रमण से सहमत नहीं हूँ। यीशु ने रोगियों को चंगाई दिया था, ना कि चिकित्सक कर ठीक होने के लिए धन। हाँ, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु दवाई के लिए रुपए देना मुमकिन नहीं है। इन कार्यक्रमों के प्रति उनकी संपूर्ण असहमति इस बात से प्रकट हो रही थी। बिना कुछ कहे जेम्स ने सबकी ओर देखा, उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए। आमतौर पर कोई भी राजू सर की बात को काटने या विरोध करने का साहस नहीं करते हैं। मेरे मन में एक संदेह है। आराधनालय के कोने से जोश उठ खड़ा हुआ। जब लोगों को भूख लगी तो यीशु ने रोटी लेकर प्रार्थना करके उसे बढ़ाया और लोगों को दिया। इसीलिए धन देकर भोजन खरीदना बाइबल सम्मान नहीं है। तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि केवल प्रार्थना करके बढ़ाकर ही खाया जा सकता है? क्या हम लोग 2 स्लाइस ब्रेड खरीदकर उसे प्रार्थना के द्वारा बढ़ाकर खाते हैं, या चिकन और मटन खरीदकर उसके साथ खाते हैं? यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय में बताया गया है कि प्रभु ने भी निर्धनों को देने के लिए धन की व्यवस्था कर रखी थी, जबकि प्रभु ने भी 5000 लोगों को खिलाने या किसी भी आश्चर्य करने में सक्षम होने के बावजूद निर्धनों की सहायता के लिए अपने पास धन रखा था। तो फिर अस्पताल में भर्ती किसी गरीब की सहायता करना, दवाई खरीदने के लिए रुपए देना जैसी बातों को मना करने के पीछे के निहितार्थ क्या है? जोश अपने स्थान पर बैठ गया। अपने प्रस्ताव पर विरोध होता देखकर राजू सर के पास भी जोश के प्रश्नों का उत्तर नहीं था। वह अपने स्थान पर चुपचाप बैठे रहे।
अनाथालय के दौरे का योजना बनाकर जेम्स अपने स्थान पर बैठ गया। अब कलीसिया के सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर है। कोई कुछ नहीं कह रहा है। राजू सर को जो आघात लगा था उससे सभी कुछ देर के लिए मौन हो गए थे। अंत में डॉक्टर एलसी ने खड़े होकर उन योजनाओं पर अपना नजरिया प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि यूथ एसोसिएशन की आगामी वर्ष के सभी कार्यक्रम बहुत ही संतुलित हैं। सुसमाचार प्रचार एक मसीही का सबसे बड़ा कर्तव्य है। पर्चों के वितरण और सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से यही किया जाता है। मसीही का दूसरा उत्तरदायित्व समाज के प्रति है। बीमारों और अनाथों की सेवा के द्वारा हम यही करते हैं। हमें बीमारों, दीन दुखियों और कष्ट भोग रहे लोगों में यीशु को देखना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि यूथ एसोसिएशन के इस कार्यक्रमों के दौरान जब हम उनकी सेवा करते हैं तो यीशु की सेवा करते हैं। किंतु मैं यथाशक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जेम्स को पहले ही पता चल गया था कि डॉक्टर एलसी आत्मिक रूप से काफी परिपक्व है। जेम्स ने पुनः उत्तर भारतीय सुसमाचार सेवाओं में उनके योगदान और निर्धनों और बीमारों की देखभाल में उनकी ईश्वरीय भावना को स्मरण किया। पाठ 20 प्रतिबंध। चक्रवर्ती सर सबसे मिलना चाह रहे हैं। सुबह दफ्तर पहुंचने पर किरण ने सर्कुलर दिखाया। जेम्स ने दस्तखत करते सर्कुलर अपने हाथ में लिया और आगे पढ़ते हुए लैब की ओर जाने लगे। कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, 1 महीने के भीतर पूरा करना है। सर्कुलर इसी विषय में है। चूंकि सभी आघोष चक्रवर्ती की समय निष्ठा के विषय में जानते थे, इसलिए सभी समय से पूर्व कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गए। पिछले सप्ताह ग्लेक्सिला को एक जापानी कंपनी का प्रोजेक्ट मिला है। 6 महीनों के भीतर उसे पूरा करना है, इसलिए अगले महीने तक कोई भी छुट्टी नहीं लेना। कार्य का समय 2 घंटा बढ़ा दिया गया है, इसलिए इतवार को भी आना पड़ेगा। अतिरिक्त समय के लिए ओवरटाइम भत्ता दिया जाएगा। इन सब के अलावा यदि समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो अच्छा इंसेंटिव भी मिलेगा। चक्रवर्ती की बातचीत का सार यही था। सभी बड़े प्रसन्न थे। सारे भत्ते और इंसेंटिव जोड़कर देखा जाए तो 1 माह ही 3 माह का भत्ता मिल जाएगा। कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलते हुए जेम्स असहज था। अगले 1 सप्ताह तक आराधना में जाना संभव नहीं हो पाएगा। क्या करे? 1 और 3 माह की तनख्वाह और चक्रवर्ती सर की प्रति और दूसरी ओर रविवार की आराधना। जेम्स वापस लौटा। चक्रवर्ती हॉल से निकलकर अपने कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। सर। यस मिस्टर जेम्स। सर, मुझे एक बात कहनी थी। मेरे कक्ष में आइए। जेम्स चक्रवर्ती के कक्ष में उनके सामने बैठा। सर, आपने नए प्रोजेक्ट के विषय में बताया। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से वह समय पर पूरा हो जाएगा। उसकी बात काटते हुए चक्रवर्ती ने कहा, सर, मैं रोज 2-3 घंटे अधिक काम करने, छुट्टी नहीं लेने, इन सब बातों के लिए तैयार हूँ। किंतु थोड़ा रुककर जेम्स फिर कहने लगा, किंतु इतवार के दिन 1 बजे तक नहीं आ पाऊंगा। 1:30 बजे पहुंच जाऊंगा। नो, यह कंपनी का निर्णय है। कोई भी अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता है। रविवार को सुबह आना ही पड़ेगा। चक्रवर्ती की आवाज में दृढ़ता थी। सर, रविवार दोपहर के बाद आने के लिए मुझे विशेष भत्ता भी नहीं चाहिए। मैं आकर काम कर लूँगा। नो, कंपनी को यहाँ एक पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। यदि रविवार को आने में आपको दिक्कत है तो लिखित में देना पड़ेगा। कंपनी निर्णय लेगा कि क्या करना है। वह फट पड़े।
बाबुल की राजधानी की ऊंची शहरपना, इब्री लड़के, दूर खड़ी सुनहरी चमकदार मूर्ति, उसके विरुद्ध मंदिर के परम पवित्र स्थान के भीतर से परम प्रधान के नियमों की पट्टियों से निकलती रोशनी, 7 गुना तपाई गई आग की ज्वाला। जेम्स क्षण भर के लिए खड़ा रह गया। ठीक है सर, मैं लिख कर देता हूँ। अधिक कुछ ना कहकर जेम्स वापस चल पड़ा। सभी लोग जानते थे कि जब चक्रवर्ती कोई निर्णय लेते थे तो फिर उसे पलटना असंभव ही होता था। लैब में आकर एक कागज लेकर उसने लिखा, आदरणीय सर, मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले 1 वर्ष तक मैंने ग्लैक्सकिला में R&D अफसर के रूप में कार्य किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि ग्लैक्सकिला की नई परियोजना को पूरी करने के लिए मैं अपनी यथाशक्ति कार्य करने के लिए भी तैयार हूँ, किंतु मैं नम्रतापूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि रविवार की सुबह कार्य पर आना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैंने वह समय जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किया है। मैं इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता हूँ। दोपहर के पश्चात 1:30 बजे तक मैं आ जाऊंगा। इतवार के विशेष भत्ते के बिना मैं कार्य कर लूंगा। पत्र के माध्यम से मैं नम्रतापूर्वक सूचित करता हूं कि यदि कंपनी मुझे रविवार सुबह की छुट्टी नहीं दे सकती है तो मेरे विषय में यथोचित निर्णय ले सकती है। जेम्स को अच्छी तरह पता था कि चक्रवर्ती कठोर निर्णय लेंगे, हो सकता है नौकरी से निकाल भी दें। कुछ भी हो, जेम्स निर्णय लिया कि आराधना में न जाकर उसे कोई लाभ नहीं कमाना है। अपने पत्र को एक लिफाफे में डालकर उसने चक्रवर्ती सर को दे दिया। मैं सूचना दे दूंगा। बिना उसकी ओर देखे उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। अगले 1 सप्ताह चक्रवर्ती ने उसे नहीं बुलवाया। जेम्स ने प्रतिदिन 3-4 घंटे अधिक काम किया। इतवार को आराधना के पश्चात आकर रात तक काम करता रहा। 2 सप्ताह बीत गए। मुंबई से ग्लैक्सकिला के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं। मिस्टर बर्नार्ड डेविस बेल्जियम निवासी हैं। जब जेम्स ने सुना कि चक्रवर्ती उसे याद कर रहे थे तो वह चौंका। टर्मिनेशन मेमो देने के लिए होगा। जेम्स ने सुना है कि मिस्टर बर्नार्ड बहुत सख्त मिजाज के व्यक्ति हैं। चक्रवर्ती के कक्ष में प्रवेश करते हुए जेम्स के मन में हलचल थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर जेम्स मैथ्यू। उसके विश करने से पहले ही डेविस ने आगे बढ़कर उसे विश किया। जेम्स ने जवाब में उन दोनों का अभिवादन किया। उसकी उम्मीद के विपरीत दोनों में से किसी के भी चेहरे पर किसी प्रकार की नाराजगी नहीं दिख रही। मेज पर अपना पत्र देख उसने आश्चर्य किया जो उसने 2 सप्ताह पहले चक्रवर्ती को दिया था। मिस्टर जेम्स, ग्लैक्सकिला को आप पर गर्व है, जो अपने जीवन मूल्यों को ऊंचा रखते हैं। आपने अपने परमेश्वर को समय देना उचित समझा। उन्होंने उसका पत्र फाड़कर कचरे के डब्बे में डालते हुए कहा। उन्होंने उसके वर्तमान कार्यों के विषय में भी विस्तृत जानकारी ली। हमने आपको सैलरी में इंक्रीमेंट के विषय में बात करने के लिए भी बुलाया है। आपको ग्लैक्सकिला ज्वाइनिंग किए हुए 1 वर्ष बीत चुका है। ओके, आपके अनुसार सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होना चाहिए? आप कितनी उम्मीद करते हैं? चक्रवर्ती ने मुस्कुराते हुए पूछा। जेम्स को संदेह हुआ, क्या यह वही चक्रवर्ती है जिन्होंने 2 सप्ताह पहले उसे डराया था? यह मैं कंपनी पर छोड़ता हूँ। जेम्स किसी प्रकार के मोल भाव के लिए तैयार नहीं हुआ, परंतु मन में सोचा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है।
एक्सलेंट मिस्टर जेम्स, यू आर अ यूनिक पर्सन। कुर्सी पर से उठकर मिस्टर डेविस ने उससे हाथ मिलाया। एक सप्ताह के पश्चात मुंबई स्थित मुख्यालय से जेम्स को एक सील बंद लिफाफा मिला। प्रार्थना पूर्वक उसने लिफाफा खोला। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तनख्वाह में 50% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा R&D के मैनेजर के रूप में पदोन्नति भी। जेम्स को मन उस सुंदर ऊंचाइयों की ओर उठ गया जहां से उसे सहायता मिलती थी। भीतर कहीं एक आवाज गूंज रही है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूंगा, मेरी निंदा करने वाले अपमानित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे।